अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। हसद क्या होता है? हसद जेलसी। और जेलसी क्या होती है? हसद तरक्की से पूछना होना नहीं, तरक्की तो अगर किसी को बज़ाहिर कोई आसानी या कोई खुशी या इज्जत मिल रही है तो उसको देख के मोटिवेट होना कि मुझे भी मिले, ये हसद नहीं है। उसको क्यों मिला है, ये हसद है। मुझे कल को मिल भी गया, उसके पास नहीं होना चाहिए, ये हसद है। और अच्छा, बचपन में शायद एक काम अक्सर बच्चे करते हैं, अगर आपने भी तजुर्बा किया हो, ये जो मैग्नेट होता है, दो मैग्नेट्स उनकी अपोजिट साइड और सेम साइड ये जोड़ जोड़ के देखिए, तो सेम साइड अगर जोड़ेंगे हैं तो दूर हो जाएगा। यानी अगर हम एक जगह, इतनी सी जगह है जहां एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, दूसरा मैग्नेट भी अगर वहां लाने की कोशिश करेंगे तो ये निकल जाएगा। निसाई 3109 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। हसद और ईमान जमा नहीं हो सकते। यानी अगर हसद रखना शुरू कर देंगे तो ईमान कैसा जाने आगे। सर मैंने वो सवाल पूरा कर दिया था, ऑटम 23 वाला नहीं अभी आता यार। अच्छा एक बात लिख लें, इसको एग्जाम नोट या वैसी वैसे अंग्रेजी लिख ले, अंग्रेजी उर्दू जो मर्जी लिख ले। ये जो हम लोग IAS 8 में एरर्स में भी और अकाउंटिंग पॉलिसी में भी पिछले ईयर्स को ठीक कर रहे होते हैं। एरर्स में इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट और अकाउंटिंग पॉलिसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी पिछले पीरियड्स को जो एडजस्ट कर रहे होते हैं। IAS 1 रिक्वायर करता है, IAS 1 कि जब ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स करें तो बैलेंस शीट की एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव भी दें। बड़ी मुश्किल होगी बात। IAS 1 रिक्वायर करता है, IAS 8 नहीं, IAS 1 रिक्वायर करता है कि IAS 8 की बात मान के जब भी ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो, यानी एरर और पॉलिसी चेंज, तो एक एक्स्ट्रा SOFP कंपैरेटिव आनी चाहिए। यानी नॉर्मली क्या होता है, 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो 22 का कॉलम, लेकिन SOFP में 22 नहीं 21 का भी कॉलम आएगा। ये बात IAS 1 रिक्वायर करता है कि जब एरर्स और पॉलिसी चेंज में रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो बैलेंस शीट की एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव भी देनी होगी। बस ये लिखने को कहा। IAS 1 रिक्वायर करता है कि एरर्स और पॉलिसी चेंज की एडजस्टमेंट करते हुए जब रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो SOFP की एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव देनी होती। यानी 2022 तो है ही है, 21 भी। जी जी रीसेट तभी तो बता रहे, कंपैरेटिव को रीसेट करना है। IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सोची तो हमने एक चीज पढ़ी है ना, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है IAS 1। हाँ तो 22 भी और 21 भी रीसेट, लेकिन बैलेंस शीट SOCI नहीं।
लिख लिया डिस्क्लोजर्स। अच्छा, अगर इसको देख के परेशान हो जाएंगे तो फिर परेशान तो होते रहे, वरना अगर ध्यान करेंगे तो ये सारी वही मेहनत है जो पहले हम करते आ रहे हैं कब से। डिस्क्लोजर्स, IS 8 के डिस्क्लोजर्स। IS 8 के डिस्क्लोजर्स। तीन चीजें पढ़ी थी IS 8 में, चेंजेस इन एस्टीमेट और एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। पहले ये बता रहा हूं कि इसका क्या डिस्क्लोजर है। तो इसका जो डिस्क्लोजर है ना, वो बड़ी सीधी सी बात है। एक अंग्रेजी का पैराग्राफ होगा, ठीक है, समझ आ रहा है? ये पैराग्राफ हो गया अंग्रेजी का, और इस पैराग्राफ में अंग्रेजी क्या बतानी होगी कि हुआ क्या है एंड इट्स इम्पैक्ट। और ये बात आपको मुश्किल लगेगी तो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। डेप्रिसिएशन मेथड और प्लांट एंड मशीनरी has been revised from reducing balance to straight line, as a result of which depreciation for the year is reduced by ₹3 million। ये बस एक मिसाल लिखी है मैंने कि इस साल हमने एस्टीमेट चेंज कर दिया, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट हो गए, तो ये बात बतानी है अंग्रेजी का पैराग्राफ कि हमने ये किया है और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम हो गई है। किससे कम हो गई? पिछले साल से नहीं, इस साल अगर रिड्यूसिंग बैलेंस करते हैं और अब वो चेंज होकर स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये कमी आ गई उसमें। और ये पैराग्राफ कहां, किस नोट में बताना है? तो ये पैराग्राफ वो जो पीपीई का एक नोट होता है ना, मेरी इस मिसाल में ये एस्टीमेट चेंज किससे रिलेटेड है? पीपीई से। तो जो पीपीई का नोट बनाते थे उसमें जो मुख्तलिफ अंग्रेजी के पैराग्राफ थे, एक पैराग्राफ ये भी आ जाएगा। पीपीई का नोट, अंग्रेजी के पैराग्राफ, रिवैल्यूएशन हुई थी फलाने दिन, फिर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, कॉस्ट मॉडल होता तो ये वैल्यू होती। इस तरह के अंग्रेजी के पैराग्राफ लिखते थे, तो ये भी एक पैराग्राफ उस पीपीई के नोट में आ जाएगा। इसकी कोई और एग्जांपल? में आपके स्कोप में जो नोट्स है ना, जो आईएस है, उनमें और एस्टीमेट चेंज बनता नहीं है किसी में, तो इसलिए पीपीई था जी। नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ फॉर है। तो एस्टीमेट चेंज का तो ऐसा कोई नोट अलग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीपीई का सवाल हुआ अगर और उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई एस्टीमेट चेंज हुआ तो एक पैराग्राफ फिर ये वाला भी लिखना पड़ेगा। ये इसकी एग्जामिनेशन वाली बात है जी। वो भी एस्टीमेट होता है, लेकिन वो आपके वो कंपनी अकाउंट में नोट है, वो F2 में, तो उसमें फिर ये जिक्र आ जाएगा। अच्छा, ये तो खैर IS 8 पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार सी बात है, कंप्लीटनेस के लिए बता दी। इंपॉर्टेंट बात, एरर का नोट। ये मैं तीन चीजें थी ना, तो तीनों के डिस्क्लोजर बता रहा। इसका तो कोई सेपरेट नोट नहीं है, जिस आइटम से रिलेटेड एस्टीमेट चेंज हुआ है उसी आइटम के नोट में एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये कोई सेपरेट एग्जामिनेबल चीज नहीं है, ये एक सेपरेट एग्जामिनेबल चीज है। 7, 8, 9 नंबर का टेस्ट हो सकता है। एरर से रिलेटेड नोट क्या बनेगा? तो इसके नोट का नाम होगा, ऐसी नंबर दे देता हूं 7, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ये नोट की हेडिंग होगी। जब पुराने साल के एरर ठीक कर रहे होते हैं और कंपैरेटिव वाला कॉलम रीसेट कर देते हैं, तो दुनिया को ये तो बता दिया कि हमने चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया है, क्या तकलीफ हुई थी, तो ये बताना पड़ता है इस नोट में। एक अंग्रेजी का पैराग्राफ, और इस अंग्रेजी के पैराग्राफ में क्या ख्याल है, क्या बताना होगा? क्या एरर क्या हुआ था? नहीं, बस एरर हुआ क्या था, और कोई माफिया मांगने की जरूरत नहीं है, बस एरर क्या हुआ था।
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। और टेक्निकल बात, इसका एक न्यूमेरिकल काम करके देना पड़ेगा, जो मैं आपको भी एक सवाल से सिखाता हूं। वो न्यूमेरिकल काम ये करके देना पड़ेगा कि हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ करेक्शन, यानी हमने जो एरर करेक्ट किए, ध्यान नोट कर रहे हैं, बस बताना क्या, जो हमने एरर करेक्ट किए, क्या नोट करने का पूछा मैंने? हाँ, जो हमने एरर करेक्ट किए हैं उसका फिर हमने क्या 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 जो एरर करेक्ट किए हैं उनका हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट किया, क्या कम कर दिया, क्या ज्यादा कर दिया। और ये इफेक्ट बताना होता है दो अलग अलग हेडिंग्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा, अब तक सारे जो खुद बनाए हुए सवाल थे मेरे, उसमें ईयर 2023 था, 2023 था, बात ही भूलिए। हाँ, जितने अब तक अपने सवाल बना रहा था उसमें मैं ईयर 2023 का सवाल करा रहा था, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हमें यहां बताना पड़ेगा 2022 2021। ये क्या कर दिया? 22 कंपैरेटिव, और चूंकि एसएफपी की बात कर रहा हूं इसलिए एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव। और इसमें बताना क्या है, सादी सी अंग्रेजी में बताना ये है, ये मैं मिसाल लिख रहा हूं, ये मैं जो लिस्ट लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ मिसाल है। काम की बात ये है कि हम कहेंगे पीपीई हमेशा पीपी नहीं होगा। मिसाल लिखी है मैंने कि इन एरर्स से एसओएफपी की जो जो लाइनें भी हमने चेंज की हैं उनमें क्या चेंज किया है वो बताना पड़ेगा, बढ़ाया है या कम किया और कितने से बढ़ाया या कम किया। ये मैंने सिर्फ मिसाल लिखी है। पीपी स्टॉक वो एसओसीआई में बताऊंगा ना, किससे तो फिर वो तो ये नोट ही नहीं है ना बताने की जरूरत। हम दुनिया वालों को ये भी बताएंगे कि 23 में हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं? नहीं ना, वो तो हम बना ही अब रहे हैं। हमने तो बताना है कि जो पुरानी स्टेटमेंट थी और अब हम उस कॉलम को जब रीस्टेट कर रहे हैं तो हमने क्या चेंज कर दिया है। तो प्रायर पीरियड एरर की करेक्शन हम बता रहे हैं कि क्या किया, इसलिए मैंने 23 का कॉलम नहीं बनाया था। रिटेन्ड अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा इसी से आगे चल रहा हूं, ये आपको यहां नीचे नजर नहीं आएगा, मेरे पास खैर लिखने की जगह भी नहीं है, मैं इसी से आगे चल रहा हूं। इसी से आगे चल रहा हूं और अब मैं इसमें कॉलम सिर्फ 2022 बनाऊं, 21 नहीं, 21 सिर्फ इसके लिए था। और यहां पर भी ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट की जो जो लाइन आइटम भी चेंज होनी होगी तो हम कह देंगे कि डेप्रिसिएशन इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय जी है एसएससीआई। कॉस्ट ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड और बाय प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड। और ये फिगर्स निकलेंगी कैसे? कैलकुलेट तो करेंगे, शाबाश। कैसे इंक्रीज डिक्रीज, यानी को डिफरेंस देना पड़ेगा ना। किसका डिफरेंस देना है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट हुई थी और अब जो हम रीसेट कर रहे हैं ये उनका डिफरेंस लेना है। ये होता है करेक्शन ऑफ एरर का नोट। और ये मैं आपको गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ, बस ये मैं नीला डब्बा बना के लिख रहा हूँ। ये सारा कुछ हमने बताना है इफेक्ट ऑन ईच लाइन आइटम of financial statements in comparative figures। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो जो लाइन आइटम भी चेंज हो रही है, ये सवाल के एरर पे देख के पता चलेगा। अभी सवाल भी कराता हूं एक, तो जो जो लाइन आइटम अफेक्ट हो रही होगी वो सब हमने यहां इंक्रीज डिक्रीज करके बतानी है। और ये जो मैंने भी बात की थी, इफेक्ट का मतलब है दैट इज डिफरेंस बिटवीन रीस्टेटेड फिगर्स and originally reported figures। ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट है कि जो एरर हुए थे वो एरर बताएं और फिर उनकी करेक्शन का इफेक्ट, और वो भी दो हेडिंग में, एसओएफपी अलग एसओसीआई अलग। एसओएफपी के लिए 22 का कॉलम भी 21 का कॉलम भी,
एसओसीआई के लिए सिर्फ 22 का कॉलम, और जो जो लाइन आइटम हमने ठीक की हैं, कितनी ठीक की हैं, इंक्रीज की हैं, डिक्रीज की हैं, उस एतबार से हमने उनकी फिगर यहां लिखनी। तो नोट ये यहां तक है। ये मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि इस पोर्शन में करना क्या है, ये करना है। ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट है। जी मैंने नीचे लिखा हुआ दैट इज डिफरेंस बिटवीन रीस्टेटेड फिगर्स एंड ओरिजिनली रिपोर्टेड फिगर्स। नहीं वो तो है 2021 के एडजस्टमेंट, हमने 22 वाली भी फिगर्स बताई हैं, और वो सिर्फ रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, बाकियों में भी तो होगी कोई ना कोई। अच्छा अगर एरर हुआ ही 22 में था, पुराना कोई एरर था ही नहीं, तो फिर 21 तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हम तो रीस्टेट कर रहे हैं, तो ये उससे पिछला कॉलम भी बताना है। ये नोट बताई इसलिए है ना कि कंपैरेटिव को चेंज किया है हमने। हाँ मतलब ये एग्जामिनेबल चीज है। ऑटम 22 स्प्रिंग 23 में 22% लोग पास हुए थे पाकिस्तान में। कौन सा लास्ट में? क्या सुना है? थ्योरी ज्यादा टेस्ट नहीं हो रही है। अच्छा ये बाकी बच्चे भी सुने, एक बड़ा अच्छा सवाल कि अब न्यूमेरिकल पेपर में थ्योरी टेस्ट होती है। ये जो कल उन्होंने ऑटम 23 को जो क्वेश्चन 1 किया था, जिसमें पार्ट ए को 3 नंबर का पार्ट था, तो थ्योरी टेस्ट होना और कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में लिखना, ये दो अलग चीजें हैं। जब बच्चा देखता ना कि है डिस्कस, मुझे इतनी इंग्लिश ही नहीं आती, तो फिर वहां पे दिमाग बंद कर लेगा और वो समझेगा थ्योरी की तो सर ने प्रैक्टिस नहीं कराई। जो आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आता है उसी को अगर वो इंग्लिश में लिखने को कह रहा है, तो ये थ्योरी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन है बस उसको टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें, इस पे वो नंबर नहीं काटेगा कि इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो इसलिए रट्टे वाली थ्योरी नहीं, वो नहीं आती न्यूमेरिकल में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो लिखा। अच्छा एक तो एमी बस दिल की तसल्ली के लिए पुराना सा सवाल दिखा रहा हूं कि आपके साथ दोबारा ऐसा हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। सिर्फ जबानी दिखा रहा हूं, बोर्ड पे मैं और करने लगा हूं। IS 8 वाले सवालों में एक सवाल होगा ऑटम 16 चांद पेंट्स लिमिटेड। नहीं वो चांद और था, ये अलग है। वो एक और था, उसका नाम भी चांद था, ये और है चांद पेंट्स लिमिटेड। ये IS 8 वाले चैप्टर में होगा बुक में। ऑटम 16 चांद पेंट्स लिमिटेड मिल गया। पहले तो सिर्फ पढ़ लें सवाल, फिर बताता हूं कि करना क्या है, लेकिन सवाल पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अच्छा जब सवाल पढ़ने को कहता हूं ना तो सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़नी होती, टेबल भी गौर से देखना होता है। सारा सवाल अच्छी तरह पढ़ लें पहले।
हाँ जी, पढ़ लिया। ये इस अटेम्प्ट के लोगों के लिए एक तोहफा था। और 14 नंबर का सवाल आसान सा सोची, सिंपल सा सोची है। 10 नंबर इस बात के हैं, डिफरेंस निकालने। अच्छा, किस कॉलम का डिफरेंस? 15 और बस यही मुश्किल होगी स्टूडेंट को यकीनन। 15 ऑडिटेड और 15 रीस्टेटेड। ऑडिटेड का मतलब है जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी तब ये फिगर्स बताई थी, और 16 के साथ जो 15 लिखा हुआ है ये वो है जो 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीस्टेटेड करके आना है। तो ये दोनों 15-15 वाले का डिफरेंस लेना है। उसने तो हेडिंग भी बता दी कि बच्चे नन्हे मुन्ने को ये भी ना सोचना पड़े कि कौन सी आइटम एसओएफपी की और कौन सी आइटम एसओसीआई की है। तो यही सारी लाइनें छापे और इन्हीं लाइनों के 15 के दोनों कॉलम्स का डिफरेंस, ये 10 नंबर। ठीक है, ये बस ऐसे ही दिखाना था एक सवाल। चले अब करता हूं मैं एक सवाल बोर्ड पे, और अगर आपको उसका तरीका समझ आ गया तो ये सारी पुरानी की भी मेहनत है, सिर्फ एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सवाल भी वो ले लेता हूं जिसमें ज्यादा एरर्स डाले थे मैंने, नहीं पास का नहीं, खुद ही बनाया सवाल। मैंने एक सवाल किया था बोर्ड पे सोसी से, और अगले दिन फिर वो एसओएफपी से भी करके दिखाया था। ये 2 दिन पुरानी बात है। पहले वो सोसी से सॉल्व किया था, फिर आप लोगों को होमवर्क देके अगले दिन वो एसओएफपी का सवाल बनाया था। ये मेरे ख्याल में शायद एरर्स का आखिरी ही सवाल किया था, जिसमें एक फर्नीचर का एरर था, एक डेप्रिसिएशन मेथड का एरर था, और एक स्टॉक का मशहूर एरर था। मिल गया? अच्छा, अब वही सवाल है, बल्कि वही सवाल भी क्या, एरर्स हैं बस, कोई सोसी नहीं, कोई एसओएफपी नहीं, जस्ट एरर्स हैं। अब आपकी मर्जी है उनको दोबारा लिखें या कोई तार जोड़ लें, कोई किसी तरह को धागा बांध लें, कुछ कर लें, कोई 4 पेजेस पीछे वाला सवाल कुछ लिखने ऐसा, और अब रिक्वायरमेंट लिख लें कि उस सवाल का करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना, वो मैं बनाता हूं बोर्ड पे। वो आप बेटे जैसे भी कोई लोकेशन शेयर कर दें, उसकी कुछ कर दें, जैसे आपको आसानी हो, बस आपने पहुंच जाना है सवाल तक। को डोरेमोन का एनीवेयर डोर निकाल दें बीच में से, जैसे मर्जी कुछ ऐसा कर दें कि आप उस सवाल तक पहुंच जाएं, और उसकी रिक्वायरमेंट है करेक्शन ऑफ एरर का नोट, वो मैं बनाता हूं। सवाल तो पता चल गया? नहीं पता चला? एक सवाल कराया था जिसमें एक दिन उसको सोसी का सवाल बना के सॉल्व किया था, फिर होमवर्क देने के लिए मैंने उसको एसओएफपी का सवाल बना दिया था। 3 एरर थे उसमें, लेक्चर 94 में। उस सवाल की कोई ना कोई लोकेशन डाल दें और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखें अब कि करेक्शन ऑफ एरर का नोट, तो मेरे से रिक्वायरमेंट में बनाता हूं। सवाल भूल गए होंगे आप, सवाल और उसकी वर्किंग्स एक दफा दोबारा देखें। वर्किंग्स वो जब मैंने एसओएफपी के लिए किया था ना, वो ज्यादा डिटेल वर्किंग की थी मैंने। उसी सवाल को जब मैंने एसओएफपी का बना के किया था तो वो वर्किंग्स दोबारा देख लीजिए और एरर्स दोबारा पढ़ लें, फिर मैं एरर का नोट बनाता हूं।
जी सवाल पढ़ लिया। नोट नंबर लेट्स से 8, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड errors. Following errors occurred in prior periods. Closing inventories were wrongly valued. Depreciation method on plant and machinery was wrongly applied. और क्या रहा था? Furniture was omitted, बल्कि omitted नहीं सही, wrongly charged as expense. ये एरर हो गए। अब बताना है हमने इनकी इफेक्ट ऑफ करेक्शन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कॉलम क्या बनाओ? 2022 और 2021। एसओएफपी की कौन कौन सी लाइन आइटम्स इन एरर से हिट हुई हैं? नहीं, फर्नीचर तो एसओएफपी के फेस पे नहीं आता। पीपीई और पीपीई देखते हैं इंक्रीज है कि डिक्रीज है। और स्टॉक कह लें, इन्वेंट्री कह लें। और रिटेन अर्निंग्स। चाहे सोसी का सवाल हो, चाहे एसओएफपी का सवाल हो, चाहे डायरेक्टली नोट्स का सवाल हो, मैं आपको डायरेक्टली नोट्स के हिसाब से ही बता रहा हूं। यानी मैं नहीं कह रहा कि वो सोसी की वर्किंग की होगी या एसओएफपी की वर्किंग की होगी, मैं डायरेक्टली इसका सवाल करना बता रहा हूं। ठीक है, एसओएफपी थी या नहीं थी पता नहीं, मैं डायरेक्टली आपको इस नोट के हिसाब से सवाल करा रहा हूं। पीपीई में हमने क्या चेंज की, कैसे कैलकुलेट करें? पीपीई का गलत बैलेंस कितना गिवन है पता नहीं गिवन, तो गिवन वाली लाइन छोड़ दें। पीपीई बना रहा हूं, गिवन की फिक्र ना थी कोई बात नहीं। 2022 2021 जो मैं वर्किंग करता हूं करेक्ट करने की, गिवन से शुरू करता हूं ना, नहीं लिख रहा गिवन, बस एडजस्टमेंट्स बताएं क्या क्या एरर हुआ। पीपी की बात कर रहा हूं। एक तो फर्नीचर है जो कैपिटलाइज नहीं किया, यानी फर्नीचर को इज्जत नहीं मिली, तो अब दे देते हैं इज्जत। क्या मसला हो गया इसमें? पीपी में शामिल नहीं किया, कितना शामिल कर लो? 17.5। फर्नीचर का एक एरर हुआ था। और अच्छा, मैं यहां पर ना कुछ वर्किंग अंडरस्टूड डन यूज कर रहा हूं। एक मैंने प्लांट एंड मशीनरी की टेबुलर वर्किंग की थी और एक मैंने फर्नीचर की टेबुलर वर्किंग की थी, वो तो इसमें करनी पड़ रही है, वो कर ली। फर्नीचर में क्या मसला हो रहा है? 2022 की पीपीई में एक अमाउंट शामिल होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, तो कर ली। 23 नहीं कर रहा मैं यहां, इसमें कहीं 23 नहीं बताना हमने। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। और दूसरा एरर क्या था, क्या मसला हुआ उसमें? प्लांट एंड मशीनरी गलत बुक वैल्यू शामिल हो गई, तो डिफरेंस ले लें या फिर रॉन्ग उड़ा दें, करेक्ट शामिल कर लें। 21 में 21, 22 नहीं 21, तब मैंने सवाल 23 और 22 किया था, अब मैं 22 और 21 लिख रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी की 21 गलत बुक वैल्यू क्या है? 1, ये निकाल देते हैं 190। 21 की पूछ रहा हूं, 21 की। 2021 की गलत है। अरे प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन की वर्किंग नहीं की थी, उसमें आपने
स्ट्रेट लाइन वाले कॉलम से 31 दिसंबर 21 के सामने लिखा हुआ बैलेंस बताना है कितना 180 सही कितना है 22 में गलत कितना सही कितना 53.6 तो पीपीई के जो एरर थे अगर हम करेक्ट करें तो ये होगा और ये क्या जी और इधर तो अब हम यहां पर क्या बताएं पीपीई इज इंक्रीज्ड बाय 51.1 और 12 यानी वही वर्किंग जो पहले भी करते हैं जैसे सब वही मेहनत है जो एक हफ्ते से कर रहे हैं सिर्फ उसको मैंने इस शक्ल में लिख के दिखाया स्टॉक ये तो दबानी नहीं हो जाएगा स्टॉक 2021 में क्या बचा था 2021 का क्लोजिंग अंडर वैल्यू था तो बढ़ा दें कितने से था 6 से इधर क्या लिखो यहाँ क्या आपके दिमाग में आ रहा है प्रॉफिट ठीक करना कॉस्ट ऑफ सेल ठीक करना ये बैलेंस शीट में क्या आता है बस क्लोजिंग स्टॉक आता है भाई ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है तो 21 का क्लोजिंग स्टॉक ये गलत है 22 का क्लोजिंग स्टॉक ये गलत है वो तो हम प्रॉफिट ठीक कर रहे थे तो ओपनिंग स्टॉक भी लिख रहे थे ये तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है जी एसएफपी में क्या आता है क्लोजिंग और रिटेन अर्निंग में क्या होगा या तो अलग वर्किंग करें या अगर अकलमंदी का इस्तेमाल करें 40.1 और 18 ठीक है किया मैंने बैलेंस शीट टैली होती है ना बैलेंस शीट की एक साइड है एसेट्स एक है इक्विटी लायबिलिटीज तो लायबिलिटी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो अगर एसेट साइड बढ़ा रहा हूं तो रिटेन अर्निंग को बढ़ाऊंगा नहीं चलें और ये दोनों एरर प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहे थे ना तो इसकी रिटेन अर्निंग में इतनी ही चेंज आएगी वरना तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी इसमें ये माइनस करके ये आ गया इसमें ये ऐड करके ये आ गया नहीं दिल मुतमईन हो रहा तो वर्किंग कर दें आप जो मैंने उस दिन सोसी का सवाल करते हुए सोसी का नहीं सॉरी एसओएफपी का सवाल करते हुए रिटेन अर्निंग की वर्किंग बनाई थी उस पर गौर करिए लिखा मैंने वहां 23 और 22 का कॉलम था आप सिर्फ 22 का कॉलम देख लें क्या एडजस्टमेंट्स किए उसमें सिर्फ 22 का कॉलम देखिएगा रिटेन अर्निंग में सिर्फ 22 का कॉलम देखिएगा 40 पॉइंट ये 40 पॉइंट तो यही बात है 21 इनको ऐड नहीं वर्किंग करनी है तो कर लें सोसी में ओपनिंग रिटेन अर्निंग में क्या एडजस्ट किया था 18 किया ये 22 वाला कॉलम देखें रिटेन अर्निंग में क्या डिफरेंस किए गलत और सही का डिफरेंस ले लें इंक्रीज डिक्रीज अगली इंक्रीज डिक्रीज किसमें बतानी है इसी से आगे चल रहा हूं इसी के नीचे लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम 2022 से इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से सोचिए इनसे कौन कौन सी लाइनें इफेक्ट होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन रिपेयर्स और नेट प्रॉफिट रिपेयर्स भी तो कॉस्ट ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय डेप्रिसिएशन is increased decreased by or repair is increased decreased by or profit अच्छा ये मुझे ना कुछ जीटी वाले बच्चे भी नजर आ रहे हैं मैंने ना बेटे वहां फिगर्स डिफरेंट बनाई थी आप अकॉर्डिंगली अपनी वाली फिगर देखना
जी इसमें देखते हैं, अगर जबानी कर सके नहीं तो फिर मैं आपको वर्किंग कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 22, कॉस्ट ऑफ सेल्स 22, 22 कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे 21 वाला क्लोजिंग, 21 वाला क्लोजिंग अंडर था ओवर था, तो 22 वाला ओपनिंग भी फिर अंडर था, उसको बढ़ाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। और 22 का क्लोजिंग ओवर था, कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर बढ़ेगी। 21 का क्लोजिंग 22 का ओपनिंग है, वो अंडर था, उसको बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और 22 का क्लोजिंग ओवर था, कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर बढ़ जाएगी। 17 डेप्रिसिएशन, चलो पहले आसान काम कर देता हूं। रिपेयर कितने से, जीटी वाले बच्चे अपनी वैल्यू देखना बेटे, 20 कम हो जाएगी रिपेयर। अब बताएं डेप्रिसिएशन। 8 फर्नीचर की डेप्शन चार्ज होगी 2.5, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन रिवर्स होगी, नहीं लिख के कर देता हूं। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 2.5 और चार्ज होगी, और प्लांट एंड मशीनरी की 2022 की बात कर रहा हूं 21 पॉइंट रिवर्स होगी 19 पॉइंट, सिर्फ 2022, तो 19.1 से डेप्शन कम हो जाएगी। 2022 फर्नीचर की डेप्शन चार्ज नहीं हुई थी, वो होगी, और प्लांट एंड मशीनरी की ज्यादा चार्ज हो गई थी, वो रिवर्स होगी। और इतना मुश्किल क्या कह दिया मैंने। और प्रॉफिट 20 मिलियन का फर्नीचर है जो रिपेयर में डाल दिया था, तो अब जब रिपेयर से निकालेंगे तो रिपेयर कम हो जाएंगे ना जी। प्रॉफिट की अलग वर्किंग करने की बजाय इन्हीं को नेट नहीं करना, हौसला। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट कम होगा, इसको नेगेटिव लिखें। डेप्रिसिएशन और ये कम हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, वो पॉजिटिव लिखें। दोबारा से 17 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी है तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसको -17 कैलकुलेटर पे, ये दोनों एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनको पॉजिटिव लिखें। 22 पॉइंट, ये करेक्शन ऑफ एरर था। आप 22 का प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था, आप वो चेक करिए, वो यही बनेगा। ये होता है करेक्शन ऑफ एरर का नोट। और ये घड़ी ठीक नहीं है, नहीं घड़ी ठीक नहीं है, चले जिसे जाना चला जाए। मैं तो शरारती सही हूँ, मजा आता है। अरे रात को नई जो है ना वो एनर्जी के साथ एनपीओ शुरू करेंगे, ये खत्म हो गया बस, हम तो इसको खत्म तो कर दूं। पॉलिसी चेंज का नोट, इसका भी एक सेपरेट नोट बनता है। सेम, थोड़ा सा फर्क ये है कि इसकी अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज भी, और ये भी कि हमें तकलीफ क्या हुई, हमने चेंज की क्यों है, रीजन ऑफ चेंज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो तो उसका भी नोट, तो जो पॉलिसी चेंज की है, क्यों चेंज की है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की 2 वजह बताई थी, या तो आईएस रहे या ऑप्शन हो और उनमें से हम खुद चेंज करें, अगर चेंज विल रिजल्ट इन मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज बिल्कुल इसी तरह ये, लेकिन इसमें एक नई मुसीबत यह है
सिर्फ एक एक्स्ट्रा ये है कि करंट ईयर का कॉलम भी बनना है। तो करंट ईयर को किससे कंपेयर करके हम इंक्रीज डिक्रीज बताएंगे? रॉन्ग, कुछ भी नहीं है। पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी के दरमियान वो जो कल सवाल किया था FIFO एफओ का डिफरेंस। बैलेंस शीट में 3 कॉलम, इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम, करंट भी और 2 कंपैरेटिव, करंट भी और 1 कंपैरेटिव। और आपका होमवर्क है जी, आपको भी कसम है होमवर्क है आपको। मंडे को जब आप आए तो जो मैंने कल खुद बना के एक सवाल कराया था पॉलिसी चेंज का, कल एक ही कराया मैंने खुद बना के, नहीं खुद ही बना के कराया था। कल यस्टरडे एक मैंने सवाल कराया था जिसमें इन्वेंटरी FIFO एफओ हुई थी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल हुई थी। उस सवाल का नोट बना के लाइए, करके लाइएगा, करके लाइएगा। ठीक है जी, आइए सेट खत्म, रात को इंशाल्लाह एनपीओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह।